प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पुस्तक जिज्ञासा के अंदर अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पाक पत्तियां किसे कहते हैं? तो भोजन पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्तियां जिन्हें पाक पत्तियां कहते हैं। इसके बाद में पारंपरिक व आधुनिक पाक पत्तियों में क्या अंतर आया है, वर्णन करो। तो भोजन पकाने की पद्धतियां जिन्हें पाक पत्तियां भी कहते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं। पारंपरिक व आधुनिक पाक पत्तियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पारंपरिक चूल्हा है और ये आज का आधुनिक चूल्हा है। तो ये अंतर आया है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर ये पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। पहले के समय पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। तो नीचे आप चित्र में देख सकते हो, पहले के ज़माने में ऐसे पीसे जाते थे और आजकल किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर आ चुका है पाक पत्तियों के अंदर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, जब हम खाना नहीं खाते तो कैसा महसूस होता है? तो आप सभी को पता है, जब हम खाना नहीं खाते तो कुछ समय के लिए तो थका हुआ और कम ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसके बाद में एक धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? तो ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो पीते ही उससे ऊर्जा मिलती है। इसके बाद में ऊर्जा प्रदायी भोजन, ऊर्जी भोजन किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इस कारण इसे ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 6, कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार के नाम लिखो। तो विभिन्न प्रकार के अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, साग भाजी जैसे आलू और शकरकंद, फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद में आगे है, चित्र में दिखाया गया है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो मैंने आपको ऊपर पढ़ के बताए। इसके बाद में है शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं, इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो प्रोटीन युक्त भोजन जो है वो शरीर वर्धक भोजन होता है। इसके बाद में प्रोटीन के स्रोतों के नाम लिखो। तो यहाँ पर नीचे चित्र में मैंने दिखाए हुए हैं। पादप स्रोत भी हैं, मटर, चना, मूंग, अरहर दाल, राजमा, सोयाबीन, और जंतु स्रोत भी होते हैं, मछली, अंडा, पनीर, दूध, मुर्गे का मांस। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, ध्रुवीय भालू लंबी सर्दियों में नींद की अवधि में बिना खाए कैसे जीवित रहता है? तो प्यारे बच्चों, ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, क्या आपने कभी छत्रक मशरूम देखा है? ये किसका अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का है। पोषक तत्व किसे कहते हैं? जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता करते हैं तथा रोगों से सुरक्षा और रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। इसके बाद में सुरक्षात्मक पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो विटामिनों और खनिजों को, ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, स्वस्थ रखते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताना है, तो क्या होता है? रतौंधी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है, विटामिन ए आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, इसके लिए क्या खाना चाहिए आपको? तो पपीता, गाजर, आम, दूध पीना चाहिए। इसमें क्या होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ? तो बेरी। राहुल के मसूड़ों से खून निकल रहा था और मसूड़ों में सूजन थी, यह किस विटामिन की कमी से होता है? इस रोग का नाम बताओ? तो विटामिन सी की कमी से होता है, इसका नाम होता है सकरवी। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। हमारा शरीर सूर्य की रोशनी में किस विटामिन का निर्माण कर सकता है? तो विटामिन डी। हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों, कौन सा आवश्यक है? कैल्शियम। सुमन ने एक बच्चा देखा जिसका जिसका गर्दन के आगे का हिस्सा फूला हुआ था, वह किस रोग से ग्रस्त है? किसकी कमी से होता है? तो उस रोग का नाम है घेंगा या गाइटर। प्यारे बच्चों, ये विटामिन नहीं, सॉरी, आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आयोडीन। और लिखना है इसके साथ में, किसकी कमी से होगा? आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद में आगे एनीमिया, रक्तता
होता है तो आयरन लोह की कमी से होता है एनीमिया रोग। इसके बाद में विटामिन ए, बी, सी, डी के स्रोतों के नाम बताओ, तो यहाँ पर मैंने चित्र में दिखाए हुए हैं। तो विटामिन ए मिलता है आम, दूध, पपीता, गाजर से। और विटामिन बी अलसी के बीज, गेहूं, दूध, चावल, कद्दू के बीज में। विटामिन सी आंवला, टमाटर, संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, तो जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी। इसके बाद में विटामिन डी अंडा, मछली, दूध, मक्खन, खाद्य मशरूम के अंदर भी होता है। आगे प्रश्न नंबर 23, आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को खालिस्तान तथा खालिस्तान की भी आवश्यकता होती है, तो रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारीय रेचि रुक्षांश का कार्य क्या है, तो अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। तो प्यारे बच्चों, जो भोजन हमारे शरीर के अंदर अनपचा रह जाता है उसको शरीर से बाहर निकालने में कौन सहायता करते हैं, रुक्षांश। तो सभी साबुत अनाज में होता है रुक्षांश। पीएम पोषण की शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 में, जिसे मध्याह्न भोजन भी कहा जाता है। तो भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत किसने की थी, तो कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया। विभिन्न खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करते हैं, तो ड्रॉपर की सहायता से खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन मिलेन की 2 से 3 बूंद डालें। खाद्य पदार्थ का रंग नीला काला हो जाता है तो उसमें क्या है, मंड है। चित्र में बच्चे यहाँ पर मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद भी प्रश्न नंबर 28 है, खाद्य पदार्थों में वसा का परीक्षण कैसे करते हैं, तो बिल्कुल आसान, सिंपल है। खाद्य सामग्री को एक कागज या कपड़े में लपेटकर पीसने से अगर तेल का धब्बा बनता है तो उसमें वसा उपस्थित है। प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं, तो खाद्य पदार्थ जिनका टेस्ट करना है उसका पतला पेस्ट बनाकर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालने पर बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। और यहाँ पर बच्चे जो हैं 2 खड़े हैं और उसके साथ उनकी जो मैडम है वो खड़ी हुई हैं और प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में एक संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जंक फूड किसे कहते हैं, तो कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य जंक फूड कहा जाता है, यानी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए इसे अस्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ या जंक फूड कहते हैं। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफी और कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की सरकारी एजेंसी क्या है, तो FSSAI। मिलेट मोटा अनाज किसे कहते हैं, संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे पौष्टिक अनाजों को मिलेट अनाज, मोटा अनाज कहते हैं। खाद्य मील फूड माइल किसे कहते हैं, तो गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। तो किसान खेती करता है, फिर पकती है फसल, उसको काटता है, निकालता है, फिर हम उसको बाजार में बेच देते हैं, फिर वो दुकानदार के पास आता है, फिर वो हम चक्की पे ले जाते हैं, आटा बनाते हैं, हमारे तक इस तरीके से पहुंचता है। तो इसके बाद में आगे है, आइए और अधिक सीखें। ये अभ्यास के प्रश्न है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। तो ज्वार, बाजरा, रागी, चना में से चना असंगत है। क्यों है, क्योंकि यह मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा और रागी तो मोटे अनाज हैं, जबकि चना क्या है, एक दलहन है, दाल वाली उसमें प्रोटीन युक्त भोजन है। इसके बाद में है राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। तो इसमें राजमा, मूंग और सोयाबीन सभी प्रोटीन समृद्ध दालें या बीज हैं, जबकि चावल एक प्रमुख अनाज है और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, इसलिए ये अलग है। भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करें तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद में शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य करता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है, वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। तो रवि द्वारा शिक्षक से पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न है, अच्छा आहार कौन कौन से रोगों से बचाव करता है, क्या कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन हमें दवाइयों की आवश्यकता को कम कर सकता है, बिल्कुल। कुछ रोग जो होते हैं पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, अगर उसको हम उचित रूप में खाएंगे तो बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ और पौष्टिकता, कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, पिज्जा आदि में उच्च मात्रा में वसा, शक्कर और नमक होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वही फल और सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली आदि स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं, लेकिन वे स्वादिष्ट नहीं लगते, इसलिए हमें स्वाद और पौष्टिकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। मेदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी, सफेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में बदलाव करना चाहिए। अपने उत्तर को विस्तार से समझाएं। तो मेदू के आहार में बदलाव, मेदू को बिस्कुट, नूडल और सफेद ब्रेड की जगह अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए।
इससे उसकी पेट की समस्या जैसे कब्ज और पेट दर्द में सुधार हो सकता है, क्योंकि साबुत अनाज, फल और सब्जियों में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो पाचन में मदद करता है। रेशमा को कम रोशनी में दिखाई देने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह दी। तो वह किस स्वभावजन्य रोग से पीड़ित है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है, तो कुछ खाद्य पदार्थ के नीचे 4 का सुझाव दें, जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, रेशमा रतौंधी नामक रोग से पीड़ित है, जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ख का उत्तर उसमें आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। ग है, उसे अपने आहार में गाजर, पपीता, आम और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं: डिब्बाबंद फलों का रस, ताजे फलों का रस, ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे ने लेना पसंद करेंगे? तो जो ताजे फल हैं उनको। तो ताजे फल पोषण के दृष्टिकोण से चयन में ताजे फलों को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से अधिक पोषक तत्व होते हैं और कोई संरक्षक या अतिरिक्त शक्कर नहीं होती, जो डिब्बाबंद फलों के रस में हो सकती है। तो डिब्बाबंद फलों का रस जो होता है, उसमें हम ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जो उसको सुरक्षित रखने का काम करता है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ताजे फल आपको लेने चाहिए। गौरव के पैर की हड्डी टूट गई, उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया, तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.7 का संदर्भ लें और अगले प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपकी बुक में है। चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? दूसरी बार चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया? चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में अपने मन में क्या सवाल उठता है? चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी ताकि उसकी हड्डी जल्दी ठीक हो सके। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, इसलिए दूसरी बार उसे कैल्शियम के साथ विटामिन डी दिया गया ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो। गौरव चिकित्सक से प्रश्न पूछ सकता है कि विटामिन डी के बिना कैल्शियम लेने का क्या प्रभाव होता है? तो वो उससे प्रश्न भी कर सकता है, विटामिन डी के बिना कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा? तो कैल्शियम जल्दी सोखने में विटामिन डी मदद करता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, लेकिन उसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? चीनी का रंग नीला काला नहीं होता, क्योंकि यह स्टार्च नहीं बल्कि साधारण कार्बोहाइड्रेट है। आयोडीन विलयन केवल स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है, उसका रंग बदलता है। आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। अपने पुत्र की जांच करने के लिए क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। रमन का कथन सही है, सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते। इस बात को जांचने के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों का आयोडीन परीक्षण करते हैं और देख सकते हैं कि कौन से पदार्थ नीला रंग प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों पर आयोडीन विलयन डालें। स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू, ब्रेड नीला रंग प्रदर्शित करते हैं, जबकि अन्य कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चीनी, फल रंग नहीं बदलते। यह परीक्षण दर्शाएगा कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, लेकिन स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिष्टी के मोजे पर था उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? साड़ी का रंग नीला काला हो गया क्योंकि उसमें स्टार्च था, जो आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करता है और नीले रंग का पदार्थ बनता है। वहीं मोजे में स्टार्च नहीं था, इसलिए रंग नहीं बदला। कंदन को एक स्वास्थ्यप्रद और आहार क्यों माना जाता है? कदन को वह केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। चर्चा करें तो कदंस किसे कहते हैं? मोटे अनाज को कहते हैं। कदंस मिलेट, इसको स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, खनिज होते हैं। हालांकि केवल मोटे अनाज खाने से शरीर की सभी पोषण आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी प्रकार के पोषक तो शामिल हो। आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है, आप इसे आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? तो पदार्थ पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर उसका रंग देखें। यदि रंग नीला काला हो जाता है तो यह आयोडीन विलयन है, तो जो स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 3 के प्रश्न जो आज हमने हल किए, और आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।